आज हम एक ऐसी जगह की बात करने जा रहे हैं जो नक्शे पर तो एकदम सफेद दिखती है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति के हिसाब से माहौल काफी गर्म है। हम बात कर रहे हैं ग्रीनलैंड की। हाँ, और हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो इसी खींचतान की पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे ग्रीनलैंड के भूगोल और उसकी लोकेशन को लेकर दुनिया की बड़ी ताकतें आमने सामने आ गई हैं। और ये कहानी सिर्फ बर्फ की नहीं है, ये कहानी है नए समुद्री रास्तों की, छिपे हुए खजानों की। और एक ऐसे जियोपॉलिटिकल टकराव की जो दुनिया के सबसे पुराने और मजबूत सैन्य गठबंधन नेटो की नींव तक हिला सकता है। तो आज का मकसद यही समझना है कि भाई क्यों अचानक दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप अमेरिका जैसी महाशक्ति के लिए इतना जरूरी हो गया है, और इस होड़ में दांव पर क्या लगाए। चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले जब हम ग्रीनलैंड की बात करते हैं तो दिमाग में बस बर्फ का एक विशाल टुकड़ा आता है। क्या ये बस इतना ही है? देखिए, वो इसकी पहचान का एक बड़ा हिस्सा जरूर है, हाँ। लेकिन कहानी उससे कई ज्यादा जटिल है। जैसा कि आपने कहा, ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। हाँ भौगोलिक रूप से तो ये उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, जी। लेकिन राजनीतिक रूप से डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है। स्वायत्त क्षेत्र मतलब एन ऑटोनोमस टेरिटरी। जी, इसका मतलब ये हुआ कि ग्रीनलैंड अपने घरेलू मामलों में काफी हद तक आजाद है, हाँ। लेकिन रक्षा और विदेश नीति जैसे बड़े फैसले डेनमार्क लेता है। अच्छा, और एक दिलचस्प बात ये भी है कि वो नाटो का हिस्सा तो है डेनमार्क की वजह से, लेकिन यूरोपीय संघ का नहीं है। बिल्कुल, उसने 1985 में ही ईयू छोड़ दिया था। मछली पकड़ने के अधिकारों पर कोई विवाद हुआ था। अच्छा। ये दिखाता है कि वो अपनी आजादी को लेकर कितने गंभीर हैं। और जाहिर है ग्रीनलैंड मतलब बर्फ। हाँ, इसका करीब 80% हिस्सा तो बर्फ की एक मोटी चादर से ही ढका है ना? बिल्कुल। और ये कोई मामूली बर्फ नहीं है। ये अंटार्कटिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आइस शीट है। हमारे सोर्सेज के मुताबिक कुछ जगहों पर तो इसकी मोटाई 3 किलोमीटर तक है। 3 किलोमीटर? मतलब अगर दिल्ली का कुतुब मीनार इस पर खड़ा कर दें तो ऐसे 40 कुतुब मीनार एक के ऊपर एक लग जाएंगे। और सोर्सेज ये भी बताते हैं कि इसके पिघलने का खतरा सिर्फ समुद्र का लेवल बढ़ने तक सीमित नहीं है। सही कहा। खतरा उससे कहीं ज्यादा गहरा है। अगर ये पूरी बर्फ पिघल जाए, हाँ, तो समुद्र का स्तर 7 मीटर तक बढ़ सकता है। 1 मिनट, 7 मीटर? मतलब मुंबई, कोलकाता, न्यूयॉर्क, लंदन, दुनिया के सारे बड़े तटीय शहर तो नक्शे से ही गायब हो जाएंगे। ये किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी जैसा लगता है, लेकिन ये एक धीमी गति से आ रही आपदा है। और इसका एक और असर है जिसके बारे में कम बात होती है। वो क्या? जब इस बर्फ का ताजा पानी उत्तरी अटलांटिक महासागर में मिलता है, तो वो एक समुद्री बहाव है, अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, AMOC। हाँ मैंने पढ़ा इसके बारे में। जी, AMOC उसे ये कमजोर कर देता है। और एएमओसी तो वही सिस्टम है ना जो गर्म पानी को दक्षिण से उत्तर की ओर ले जाकर यूरोप के मौसम को संतुलित रखता है। एक तरह से यूरोप का हीटिंग सिस्टम। एकदम सही। और इसके कमजोर होने का मतलब है कि यूरोप में मौसम पूरी तरह से बदल सकता है। सर्दियां और ज्यादा ठंडी हो सकती हैं, गर्मियां बहुत ज्यादा गर्म। तो ग्रीनलैंड की बर्फ का पिघलना सिर्फ एक एनवायरमेंटल इशू नहीं, बल्कि एक वैश्विक सुरक्षा का मुद्दा भी है। तो जलवायु परिवर्तन इस कहानी का एक बहुत बड़ा और डरावना हिस्सा है, लेकिन यही पिघलती बर्फ एक नई जियोपॉलिटिकल लड़ाई की वजह भी बन रही है। ग्रीनलैंड अचानक इतना स्ट्रेटेजिक क्यों हो गया? हमारे सोर्सेज 3 मुख्य कारणों पर जोर देते हैं, और तीनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला कारण है नए समुद्री रास्ते, न्यू शिपिंग रूट्स। अच्छा। जैसे जैसे आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, नॉर्थ वेस्ट पैसेज और ट्रांसपोलर रूट जैसे रास्ते जहाजों के लिए खुल रहे हैं। ये रास्ते तो कमाल के हैं। मैंने पढ़ा कि नॉर्थ वेस्ट पैसेज जो कनाडा के ऊपर से जाता है, वो एशिया से यूरोप जाने वाले जहाजों का सफर लगभग 7,000 किलोमीटर कम कर सकता है। आप सोचिए, शिपिंग कंपनियों के लिए इसका मतलब है हफ्तों का समय और करोड़ों का ईंधन बचाना। इसीलिए चीन जैसा देश, जो खुद को नियर आर्कटिक स्टेट कहता है, इस पर नजर गड़ाए बैठे हैं। वो इसे पोलर सिल्क रोड का हिस्सा बनाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो जो भी इन रास्तों और ग्रीनलैंड के बंदरगाहों को नियंत्रित करेगा, उसे 21वीं सदी के वैश्विक व्यापार में एक बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। तो ये तो हुई व्यापार की बात। दूसरा कारण क्या है? दूसरा बड़ा कारण है इसका सैन्य महत्व, मिलिट्री इंपॉर्टेंस। ग्रीनलैंड की लोकेशन देखिए, ये आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच में बैठा है। ये GIU के गैप यानी ग्रीनलैंड, आइसलैंड और यूनाइटेड किंगडम के बीच का जो समुद्री रास्ता है, उसका एक हिस्सा है। हाँ, कोल्ड वार के दौरान ये GIU के गैप बहुत अहम था।
यहीं से सोवियत पनडुब्बियां अटलांटिक में घुसने की कोशिश करती थीं। और नेटो उन पर नजर रखता था। आज भी ये उतना ही अहम है, खासकर रूस की नई परमाणु पनडुब्बियों पर नजर रखने के लिए। इसीलिए अमेरिका का यहाँ थ्यूले एयरबेस है, जिसका नाम अब पिटुफिक एयरबेस हो गया है। ये अमेरिका का सबसे उत्तरी सैन्य अड्डा है। जी, और ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। यहाँ से पूरे आर्कटिक पर नजर रखी जा सकती है। तो व्यापार, सैन्य दबदबा और तीसरा कारण, जैसा कि हमेशा होता है, प्राकृतिक संसाधन। बिल्कुल। बर्फ पिघलने से सिर्फ रास्ते ही नहीं खुल रहे, बल्कि खनन के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। सोर्सेज बताते हैं कि बर्फ की इस मोटी चादर के नीचे भारी मात्रा में दुर्लभ खनिज, जिन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहते हैं, अच्छा। यूरेनियम, जिंक, तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार छिपे हैं। और ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स तो आज की तकनीक के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह है। हमारे स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी, मिसाइल सिस्टम सब इन्हीं पर तो निर्भर करते हैं। और फिलहाल इन खनिजों की सप्लाई पर चीन का लगभग एकाधिकार है। अमेरिका और यूरोप अपनी इस निर्भरता को कम करने के लिए बेताब है, और ग्रीनलैंड उन्हें चीन का एक मजबूत विकल्प दे सकता है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे व्यापार, सैन्य शक्ति और संसाधन, ये तीनों चीजें ग्रीनलैंड को एक भू राजनीतिक हॉटस्पॉट बना रही हैं। बिल्कुल। और यहीं पर कहानी में सबसे दिलचस्प और कह सकते हैं चौंकाने वाला मोड़ आता है। अमेरिका का ग्रीनलैंड को खरीदने या यहाँ तक कि उस पर कब्जा करने की इच्छा। ये सुनने में किसी पुरानी सदी की बात लगती है। हाँ, लेकिन ये हालिया इतिहास है। वैसे ये कोई नई बात भी नहीं है। 1867 में अमेरिका ने रूस से अलास्का खरीदा था। उसके बाद राष्ट्रपति वुडरो विल्सन और हैरी ट्रूमन ने भी डेनमार्क से ग्रीनलैंड खरीदने की कोशिश की थी। लेकिन पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुद्दे को बहुत ही आक्रामक और खुले तौर पर उठाया। उन्होंने तो सार्वजनिक तौर पर इसे खरीदने की इच्छा जताई थी, जिसका काफी मजाक भी उड़ा था। बिल्कुल। लेकिन सोर्सेज बताते हैं कि पर्दे के पीछे ये कोई मजाक नहीं था। जब डेनमार्क ने साफ मना कर दिया, तो कथित तौर पर सैन्य कार्रवाई की धमकी तक दी गई। और दलील क्या दी गई? प्रभाव को रोकने के लिए ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण जरूरी है। लेकिन ये तर्क तो बड़ा अजीब है। डेनमार्क अमेरिका का दुश्मन थोड़ी है, वो तो नेटो में एक पुराना और भरोसेमंद सहयोगी है। तो फिर राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा कैसा? यही तो बड़ा सवाल है। सोर्सेस के मुताबिक इस तर्क को ज्यादातर यूरोपीय सहयोगियों ने खारिज कर दिया, बल्कि उन्होंने इसमें एक खतरनाक समानता देखी। रूस भी तो यूक्रेन पर हमले को सही ठहराने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का ही तर्क देता है। तो अमेरिका का अपने ही एक सहयोगी के खिलाफ ऐसा तर्क देना एक बहुत खतरनाक मिसाल कायम करता है। बिल्कुल जी। और सोर्सेज में एक ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट नाम के बिल का भी जिक्र है। ये क्या है? ये एक प्रस्तावित बिल था जिसके तहत राष्ट्रपति को कांग्रेस की मंजूरी के बिना ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की असाधारण शक्ति मिल सकती थी। हालांकि ये बिल कभी पास नहीं हुआ, लेकिन इसका मसौदा तैयार होना ही अमेरिका की सोच में आए एक बड़े बदलाव का संकेत है। जाहिर है इस पर ग्रीनलैंड और डेनमार्क की प्रतिक्रिया बहुत तीखी रही होगी। बहुत ज्यादा। दोनों ने साफ और मजबूती से एक ही जवाब दिया, जो दुनिया भर में सुर्खियां बना। ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल। ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। हाँ, ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है, लेकिन हम व्यापार और सहयोग के लिए खुले हैं। ये दिखाता है कि वो अपनी संप्रभुता को कितनी अहमियत देते हैं। ठीक है, यहाँ से मामला और भी पेचीदा हो जाता है। अमेरिका डेनमार्क के क्षेत्र पर कब्जे की धमकी दे रहा है, लेकिन ये दोनों तो नेटो के संस्थापक सदस्य हैं। ये तो गठबंधन के मूल सिद्धांतों के ही खिलाफ है। यही इस पूरे मामले का सबसे खतरनाक पहलू है। नेटो की पूरी नींव उसके आर्टिकल 5 पर टिकी है। यह अनुच्छेद कहता है कि किसी एक सदस्य देश पर हमला सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। कलेक्टिव डिफेंस, सामूहिक रक्षा। जी, और सब मिलकर उसका जवाब देंगे। तो इसका मतलब अगर अमेरिका डेनमार्क के क्षेत्र यानी ग्रीनलैंड पे हमला करता है तो ये टेक्निकली नेटो पर ही हमला होगा। मतलब गठबंधन का सबसे मजबूत सदस्य ही गठबंधन पर हमला कर रहा है। बिल्कुल। ये नेटो के भीतर ही एक आंतरिक युद्ध, एक इंटरनल वॉर जैसी स्थिति पैदा कर देगा। आप सोचिए, अगर गठबंधन का लीडर ही दूसरे सदस्य की संप्रभुता का सम्मान ना करे तो उस गठबंधन की विश्वसनीयता का क्या मतलब रह जाएगा? ये इस 75 साल पुराने गठबंधन को अंदर से खोखला कर देगा। और हमारे सोर्सेज बताते हैं कि दूसरे यूरोपीय देशों ने इस पर बहुत सख्त रुख अपनाया। जी, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और पोलैंड जैसे बड़े यूरोपियन देशों ने एकजुट होकर इसका विरोध किया। उन्होंने साफ किया कि ग्रीनलैंड वहां के लोगों और डेनमार्क का अभिन्न अंग है
और किसी भी तरह की जबरदस्ती का मिलकर विरोध किया जाएगा। तो ये अटलांटिक के दोनों तरफ यानी अमेरिका और यूरोप के बीच एकता में एक बड़ी दरार पैदा कर सकता था। हाँ, और अगर नेटो जैसा गठबंधन अंदर से कमजोर होता है तो इसका पूरी दुनिया पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। ये बाकी दुनिया को एक बहुत गलत संकेत देगा। जिसकी ये लाठी उसकी भैंस वाली राजनीति की वापसी का संकेत। बिल्कुल, माइट इज राइट। ये उस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को कमजोर करेगा जो नियमों और संधियों के आधार पर बनी थी। और इसका फायदा उठाने के लिए रूस और चीन जैसे देश तो तैयारी बैठे होंगे। निश्चित रूप से, अगर अमेरिका अपने ही सहयोगी के साथ ऐसा कर सकता है तो फिर चीन को ताइवान के प्रति और ज्यादा आक्रामक होने से कौन रोकेगा? या रूस को अपने पड़ोसी देशों पर और दबाव बनाने से कौन रोकेगा? इससे वैश्विक अस्थिरता और बढ़ेगी। और भारत का क्या रुख रहा? सोर्सेज के अनुसार भारत ने इस मुद्दे पर बहुत सधी हुई चुप्पी बनाए रखी। उसने कोई आधिकारिक पक्ष नहीं लिया। और इसकी वजह सीधी है। अमेरिका और यूरोपीय देश दोनों ही भारत के लिए महत्वपूर्ण भागीदार हैं, व्यापार में भी और रणनीति में भी। भारत इस विवाद में किसी का पक्ष लेकर अपने संबंधों को खराब नहीं करना चाहेगा। ये भारत की पारंपरिक गुटनिरपेक्ष नीति के भी अनुरूप है। और ये नेटो प्लस का विचार क्या है जिसमें भारत को शामिल करने की बात हुई थी? नेटो प्लस एक विचार है, कोई औपचारिक गठबंधन नहीं। इसका मकसद है कि नेटो के सदस्यों के अलावा दुनिया के कुछ और प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के साथ सहयोग बढ़ाया जाए, खासकर चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए। जी, इसमें अभी 5 देश शामिल हैं: दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इजराइल। ये वो देश हैं जो अमेरिका के करीबी सहयोगी माने जाते हैं। और भारत को भी इसमें शामिल होने का प्रस्ताव दिया गया था। जी, अमेरिकी कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने ये प्रस्ताव रखा था, लेकिन भारत सरकार ने इसे बहुत स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ किया है कि नेटो टेम्पलेट भारत पर लागू नहीं होता। मतलब भारत ने कहा कि हम किसी भी सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे। हाँ, उनका कहना था कि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्ता बनाए रखना चाहता है। तो भारत एक तरह से कह रहा है कि हम आपके दोस्त हैं, हम आपके साथ काम करेंगे, लेकिन हम आपके कैंप का हिस्सा नहीं बनेंगे। एकदम सही। भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में से एक रहा है और वो अपनी रणनीतिक स्वायत्ता को अपनी विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ मानता है। वो किसी एक पक्ष से बंध कर अपने विकल्प सीमित नहीं करना चाहता। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक बात तो साफ है, ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ का एक टुकड़ा नहीं है। यह जलवायु परिवर्तन, भविष्य के व्यापार मार्गों, खरबों डॉलर के संसाधनों की होड़ और एक ऐसी संभावित जियोपॉलिटिकल लड़ाई का केंद्र है जो नेटो जैसे मजबूत सैन्य गठबंधन को भी परख सकती है। बिल्कुल। ग्रीनलैंड की कहानी ये दिखाती है कि कैसे 21वीं सदी में भूगोल और जलवायु दोनों मिलकर भू राजनीति को एक नया आकार दे रहे हैं। यहाँ पिघलती बर्फ नए अवसरों के दरवाजे तो खोल रही है, लेकिन साथ ही नए और गहरे संघर्षों को भी जन्म दे रही है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ विज्ञान, अर्थशास्त्र और सैन्य रणनीति सब एक साथ टकरा रहे हैं। आज की इस चर्चा से एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है। ये सारे स्रोत अमेरिका, रूस, चीन और यूरोपीय शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन ग्रीनलैंड के उन 56,000 लोगों का क्या, जो हजारों सालों से उस बर्फीली जमीन पर रह रहे हैं? जैसे जैसे दुनिया की बड़ी शक्तियां उनकी जमीन और संसाधनों पर नियंत्रण के लिए होड़ कर रही हैं, वहां के मूल निवासी इनुइट लोग अपनी संस्कृति, अपने पर्यावरण की रक्षा और अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए इस नई हकीकत का सामना कैसे करेंगे? उनकी आवाज इस बड़ी जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात पर कहाँ है? ऐसे और अच्छे वीडियोस के लिए प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।